हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे संग की औरतें पाठ का दूसरा भाग। पहले भाग में बताए थे मृदुला गर्ग लेखिका जो 5 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन मंजुल भगत, दूसरी मृदुला गर्ग, तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा, चौथी बहन रेण और 5वीं बहन असला और एक भाई राजीव था। असला और रेणु के विषय में बताए थे। दोनों स्वभाव से अडिग थी। वे अपने अनुसार जीना चाहती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय पिता उन्हें लेने के लिए जब गाड़ी भेजते थे तो अचला तो उसमें बैठ करके चली आती थी, लेकिन रेणु पैदल ही घर जाती थी। उसका मानना था कि थोड़ी दूर गाड़ी में बैठ करके जाना यह सामंतशाही लोगों का प्रतीक है। इस प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय वह अडिग हो गई थी। वह परीक्षा देना नहीं चाहती थी, लेकिन पिता के समझाने के बाद वह परीक्षा देने के लिए तैयार हुई। सच तो यह है कि सच बोलने में वह अपने माँ से 2 कदम आगे है। जब कोई उसे इत्र भेंट करता था तो वे कहा करती थी कि मैं नहाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा भी बहुत ही अडिग थी। वह मन में आई बात करके ही रहती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद अपने पढ़ने से अधिक अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों की मदद करती थी। शादी के वक्त भी एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया और उसके मर्जी के अनुसार ही शादी हुई, जबकि इस बात की भनक लड़के को भी नहीं था। अंत में उस लड़के को भी उसकी शर्त माननी पड़ी और अपनी इच्छा के अनुसार शादी की। 30 वर्ष की उम्र में ही उसने भी लीग से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। सभी बहनों में लीग से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से अच्छे तरीक़ा से जिया जा सकता है। लेखिका काफ़ी दिनों तक बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंचे। वहाँ नर नारी की पृथकता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराए मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कोई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहाँ वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी।
बिशप ने कहा, आप यकीन दिलाइए कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा, स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प लिया, वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उसके साथ तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपने जिद्दीपन को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। लेखिका की एक बहन जिनका नाम रेणु था, वह बहुत जिद्दी थी। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच वर्षा हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन न निकला, यातायात ठप हो गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया क्या कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह वही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर उसने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेलेपन स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस प्रकार सारांश का दूसरा भाग था। इस भाग में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास है। तो पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। लेखिका उत्तर है, लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस शिक्षा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, उसमें साहस थी। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में खुलकर भाग ले सकें। उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सकें, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उसका पति अंग्रेज़ों का भक्त था, फिर भी उसने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा दिया। उसने अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करा दी ताकि उसकी बेटी, उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला होगा, उनकी कल्पना ही की जा सकती है। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी।
इस कथन के आलोक में क लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। क है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो क का उत्तर है लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं कराता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। दूसरा, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो इसका उत्तर है लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लेख से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी। यह बात सुन करके घर परिवार के लोग हैरत में थे, परंतु लेखिका की दादी ने शिक्षा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पना भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य रचना करने से फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थी। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीकों से जीने के लिए स्वतंत्र थी। अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है पाठ को पढ़कर लगता है कि लेखिका की परदादी ने भी अपने समय में लड़की के साथ होने वाले अपमान और तिरस्कार को जाना समझा होगा। उसे मन ही मन लगता होगा कि देवी का रूप होने पर भी लड़की का इतना तिरस्कार क्यों होता है, कब उनका सम्मान शुरू होगा। शायद इसीलिए उसने अपनी इस भावना को घर में ही फलते फूलते देखना चाहा होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा पाना, उत्तर है शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस बच्चे का जन्म हुआ उसे उचित विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी। वहाँ उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, अतः उसने एक अच्छा स्कूल खुलवाने की भरपूर कोशिश की। पहले उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की। वे वहाँ एक स्कूल खोले, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अपनी कोशिशों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लगाकर वहाँ एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। उसमें लेखिका तथा अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े तथा बाद में बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती योग्य बन गए।